हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो टॉपिक था वो शासन प्रणाली था, तो उसका पार्ट 3 करेंगे। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। आज उससे आगे करेंगे 51 से। और ये टेस्ट सीरीज जो है आपके यूपी पीसीएस आर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तो उसके बाद में कारण आर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो इसमें बताना है, सही और गलत का चूज करना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्राकृतिक में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, ये सही है। और भारतीय राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। इस तरह हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। कथन दिया हुआ है कारण महिलाएं कथन ए में दिया है, महिलाएं दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। उसके बाद में आर दिया है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना से वाहक बनकर उभरा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है। महिलाएं जो हैं दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान एवं गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं। मतलब कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण यहाँ पे पूछा गया है। ए में दिया है, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। बी में दिया गया है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान। सी में दिया गया है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी है, यह संघ राज्य सरकारों का संविधान है। तो यहाँ पर जो है भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने के कारण कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों में से संविधान का स्वरूप बृहद हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। बी है, भारत में सरकार की संघीय एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली। सी है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली। डी है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली के लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा माना जाता है। ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। बी, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच की एक सहमति का परिणाम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, दो स्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस तरह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कथन कारण दिया हुआ है। कथन ए है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण आर है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए और दोनों सही हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, यानी कि जुडिशली रिव्यू का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम लोग न्यायिक पुनरीक्षण को अमेरिका से लिए हैं। और यहाँ की जो न्यायपालिका है भारत की, वो पूर्णतया स्वतंत्र है
और भारत संघात्मक व्यवस्था को और संघात्मक भी कहा जाता है। तो इस तरह बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसे अर्ध प्रसंघीय कहा जाता है। इसे प्रसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचनात्मक एवं प्रसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में प्रसंघीय किंतु आपातकाल स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब आपातकाल होता है तो सारी शक्तियाँ जो हैं संघ के पास हो जाती हैं, तो एकात्मकता का रूप अपना लेता है। एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने से इसके गुण के कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्याय पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। और संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्याय पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कारण और कथन दिया हुआ है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, फिर अर्थ दिया है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो इस तरह ए आर दोनों सही हो जाएगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध प्रसंघीय कहा जाता है, इसे प्रसंघीय किंतु प्रबल यानी एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचनात्मक प्रसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में प्रसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते थे। तो इस तरह भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है, ना ही पूर्णतः एकात्मक है, इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए ऑप्शन संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ए जी ऑस्टिन, बी केसी वेयर और सी है सर आइवर जेनिंग, डी डी बसु। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी प्रसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर के अनुसार यह संविधान अर्धसंघीय है। इस तरह जी ऑस्टिन ने कहा है सहकारी संघवाद, तो फिर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, डी ऑप्शन यहाँ पे केसी वेयर हो जाएगा, जिन्होंने कहा है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के विषय में निम्न कथनों में से भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? यानी कथन दिया हुआ है, बताना है किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है, बताना है। ऑप्शन दिया है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है एम पी पायली, सी अलेक्जेंड्रोविक्स और डी है केसी वेयर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, केसी वेयर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वेयर का है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान को संघात्मकता के एक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये कथन है बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 63 क्वेश्चन नंबर है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? ए हर्बर्ट साइमन, बी ड्वाइट वाल्डो, सी फ्रैंक मेरिन और डी है एफ डब्ल्यू रिंग्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिथक और कहावतों के प्रारूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ये हर्बर्ट साइमन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन है यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती। बी ऑप्शन है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी ऑप्शन है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। डी ऑप्शन है यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो यहाँ पर
दिया हुआ है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है, चूज करना है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वह कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। ए ऑप्शन है फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स, बी है फ्रैंक मेरी और सी है एल्ट मेयो, डी है गेबलर ऑशबॉर्न। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स विकास और प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट यानी कि फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स की जो बुक है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने में संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। ए ऑप्शन हार्वर्ड साइमन, बी पाल एच एप्लवी, सी है सर जोशिया स्टॉम्प और डी है हेनरी फ्योल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी फ्योल। यानी कि चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक थे हेनरी फ्योल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह कथन जो है W.B. डॉनहम द्वारा कहा गया है कि यदि हमारी सभ्यता विफल है तो फिर मुख्यतः यह प्रशासन ध्वस्त होने के कारण ही विफल हो सकती है। तो फिर ये ऑप्शन सी W.B. डॉनहम द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है। देखिए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं पूछा है, जबकि अन्य विकल्पों में गणतंत्रीय अवधारणा का प्रस्तुत किया गया। मतलब एक राज्य जिसमें सर्वोच्च जनता सर्वोच्च हो, ये गणतंत्र जहाँ पे गणतंत्रीय व्यवस्था होगी वहाँ पे होता है। और जो है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित होती है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। यह सारे गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित हैं, जबकि सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित हो, यह गणतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा। ए ऑप्शन है शक्तियों की परिसीमन, बी विधि के समझ समानता, सी सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और डी है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला सही होगा, दूसरा और चौथा शक्तियों का परिसीमन विधि के शासन के प्रमुख लक्षण है। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समझ समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रूडाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन में 3 लक्षण दिए हैं। नंबर 1 है विधि की सर्वोपरिता, यानी इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होती है। और दूसरा दिया है विधि के समझ समानता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं हो सकता। तीसरा है विधि की भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य है संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो विधि के शासन का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा ऑप्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ पर संवैधानिक सरकार जो है वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इस तरह केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार जो है सरकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों
की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संसदागत क्रियाविधि भी विद्यमान है। तो इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ कौन सा है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीमित सरकार। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय या सीमित। यहाँ पर सीमित सरकार है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करता है। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सीमित सरकार जो है संविधान सरकार का अर्थ होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त की व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ए ऑप्शन है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी है नियंत्रण का अभाव और सी है इच्छा अनुसार कुछ भी करने के अवसर, डी है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं। ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगे। और जो है नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने के अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य दूसरे पर असर डालते हैं या फिर इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं को भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण यानी कि खोज जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ऑप्शन दिया हुआ है विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव। समानता का अर्थ, सामान्य अर्थ यह है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति आदि के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया जाता है तो समाज में समानता होने के एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? पहला है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास, तीसरा है और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की राजनीति और भारत की राजनीति में कौन सा ऑप्शन सही है यानी समानता दिखाता है वही चूज करना है। तो यहाँ पर केवल तीसरा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर यूज करने की शक्ति है यानी कि पॉकेट वीटो की शक्ति है और इंडिया में भी ये है पॉकेट वीटो की पावर और राष्ट्रपति के पास और अमेरिका में भी है। तो ये हम इंडिया और अमेरिका की समानता है। किसी विधेयक के पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक हो यानी ये कार्यवाही ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति की सापेक्ष छोटी है क्योंकि उससे विधेयक पर कोई कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत तथा अमेरिका की राजनीति व्यवस्था में पॉकेट वीटो की शक्ति की विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 में नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक
पूर्ण शर्तों का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नति करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? ए ऑप्शन अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो है विविधताओं में एकता को प्रोन्नति करने के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वित्त सभी। यानी कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नति करने हेतु उपयुक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया, जैसे अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और भारतीय सेवाएं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्यों को आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री और सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हैं तथा जो अन्य सदस्य होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगामों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान शासित करने आदि के लिए आर्टिकल 280 यानी वित्त आयोग जो आता है उसमें उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होता है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। तो इस तरह जो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इस टेस्ट सीरीज को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा तथा प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कर रहे थे आज हम लोगों का उसमें टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरओ के लिए तथा यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से है, भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। इस तरह हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन है राज्यों का समूह, बी फेडरेशन राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन और डी जो है राज्यों का यूनियन। तो यूनियन मतलब संघ या समूह, तो वही राज्यों का संघ हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 में राज्यों के राज्य और 2 दिया है। संघ राज्य क्षेत्र 3 में दिया गया है ऐसे राज्य अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट होंगे, मतलब जो एक नया बने यानी जो कहीं अलग से अर्जित किया जाए, या समाविष्ट यानी कि 2 राज्यों को जोड़कर एक बना दिया जाए, समाविष्ट होंगे। उसके बाद में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 1
और बी ऑप्शन है आर्टिकल 2 और सी ऑप्शन है आर्टिकल 3, डी है आर्टिकल 4 और ई है आर्टिकल 5। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, और आर्टिकल 2 में है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ए ऑप्शन संसद, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद और डी है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्य का गठन की शक्ति जो है संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ए ऑप्शन संसद, बी लोकसभा और सी राष्ट्रपति को है, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना, उनके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति जो है संसद में निहित है। तो इस तरह ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है। तो इससे पहले हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है संसद को। ये सारी शक्तियाँ संसद में निहित हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी ऑप्शन है इसमें कि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि में अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए प्रावधान का संशोधन समझा जाएगा। डी ऑप्शन है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो है गलत पूछा है, मतलब नए राज्यों के निर्माण में सही नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। इस प्रकार की विधि को आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, संविधान संशोधन नहीं होता है और साधारण विधेयक से ये जो है पारित हो जाता है तथा संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और संविधान के आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। इस तरह जो है हमारा विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन साधारण, बी 2/3 और सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन।
तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 यानी साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन, और बी ऑप्शन दिया गया संसद में साधारण बहुमत। सी ऑप्शन है संसद के 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इससे पहले हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है। संसद में साधारण बहुमत से जो है नए राज्यों का सृजन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तित कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कथन और कारण दिया गया है। कथन ए में दिया गया है भारत संघ नहीं है। फिर कारण आर दिया गया है किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया है ए गलत किंतु आर सही। तो यहाँ भारत संघ नहीं है इसलिए गलत है। भारत एक संघ है। और आर में दिया गया है किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने में संघीय शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। मतलब संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो उसकी सहमति के बिना भी चेंज कर सकती है। तो इस तरह ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना आर्टिकल 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी करेक्शन कर सकती है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किसकी सहमति आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन है राज्य की विधानसभा सभा, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी राज्य की, और डी राज्य की नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिना राज्य की सहमति के भी संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ए ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी है किसी राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर, डी ऑप्शन है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपबंध नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में किसी राज्य की सीमाओं को बदलने, राज्य का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को दिया गया है और आर्टिकल 3 के अनुसार दिया गया है। यह राज्यों को प्राप्त अधिकार नहीं है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ए ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश जो है बिना संसद के संभव नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार यानी शक्ति भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है। आर्टिकल 2 के तहत संसद विधि द्वारा
भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। यानी आर्टिकल 2 के तहत संसद जो है विधि के द्वारा यानी साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उनमें उनकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी भारतीय संसद के हाथों में निहित है। तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है संभव नहीं है, तो नए राज्यों की स्थापना जो है बिना संसद के संभव नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राइट होगा। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षित प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। उसके बाद में ऑप्शन 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, जिसको हम लोग जेपीवी समिति कहते हैं, की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है भारत जो है संघ राज्य है। संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण भारतीय किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग जो हुआ था वो 1948 में 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन करना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। और एस.के. धर समिति जो थी वो 1948 में बनी थी और वर्ष 1948 में गठित फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की जो कमेटी थी जेवीपी समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की थी। तो फिर उन्होंने भी यही कहा था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सही होगा। फिर दूसरा दिया गया है, अलग होने का एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन ए जो है, पहला ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है और राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक होने या हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार जो है कथन ये राइट आंसर होगा। और जो संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट सब क्लॉज का के तहत सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो कि मूल अधिकार है। और इस अधिकार का प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति प्रबंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हमारे मूल अधिकार हैं, लेकिन
उनका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने पर जो राज्य सरकार है वो उन पर युक्ति प्रबंधन लगा सकती है। और भारत से अलग होने का मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जाएगा। तो इसको हम अपराध माना जाएगा। सरकार इस पे प्रबंधन लगा सकती है, यानी रोक लगा सकती है। इस तरह जो है ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा और ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों बनाए गए थे? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन 17 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र, सी ऑप्शन है 14 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र, फिर डी ऑप्शन है 17 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र जो है 1 नवंबर 1956 को गठित किए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियमित 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए थे, जिसमें आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित करने वाला प्रथम राज्य था। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, जो कि प्रथम राज्य था। तो इस तरह ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1956 के तहत 1956 के राज्य के तहत पुनर्गठन अधिनियमित द्वारा कितने राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, बी है 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, सी है 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, सी है डी ऑप्शन है 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1956 में पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें से आंध्र प्रदेश जो था वो प्रथम राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला, जो 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और इन राज्यों का गठन जो हुआ था वो फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश, बी 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश और सी ऑप्शन है 24 राज्य 6 संघीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब ये 2002 में प्रश्न आया था यूपीपीएससी प्री में, उस टाइम के हिसाब से अगर देखें तो 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे, लेकिन जो है संविधान की प्रथम अनुसूची के दौरान भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। और 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य के रूप में गठित हुआ था, तो 29 राज्य हो गए थे और 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए थे। उसके बाद में पुनः जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा के जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं, तथा दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के एकीकरण के पश्चात में राज्य क्षेत्रों की संख्या जो है 26 जनवरी 2020 को 8 हो गई है। तो फिर इस तरह जो है वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। मतलब जो करेक्शन होने के बाद में अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और हम लोगों को जो नए राज्य गठित हुए हैं, जिसमें से 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर का लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो फिर 28 राज्य हो गए थे और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए। फिर दादर और नगर हवेली का जो गठन हुआ था वो एकीकरण करके 26 जनवरी 2020 को हुआ था।
तो इस तरह जो है इसका एकीकरण हो गया तो 8 हो गए थे, तो 9 की जगह पे 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। तो इस तरह ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद में भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? ए ऑप्शन है 27, बी 28 और सी है 29 और डी ऑप्शन है 30। तो तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद में जो है 29 राज्य हो गए थे, पर यहाँ पर जो है 28 बी ऑप्शन राइट माना गया है, आप लोग 29 ही मानेंगे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद में भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या जो है 28 हो गई है। दादर नगर हवेली दमन दीव के विलय के पश्चात में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जो है 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? ए ऑप्शन 6, बी 7 और डी 8, सी 8, डी 9। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 8। भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दमन द्वीप और सी गोवा, डी पुडुचेरी। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। गोवा एक राज्य है जो कि सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो भारत के संविधान में पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इस तरह जो है इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत आता है, जबकि सारे जो है अंडमान निकोबार, दमन दीव, पुडुचेरी जो है ये संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल और डी आंध्रा। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आंध्रा जो है आंध्र प्रदेश जो है यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक बदला नहीं गया है, तो इस तरह जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद में 10 वर्षों से अधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने के प्रावधान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम जो है 2 जून 2014 के तहत किया गया था, तथा इस अवधि के बाद में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत 3 राजधानियाँ जो है अमरावती को विधायी राजधानी और विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी तथा कुर्नूल को एक न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम जो है वो कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता और केरल की राजधानी का त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम जो है अब तिरुवनंतपुरम हो गया। तो इस तरह यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश ही बचेगा, पर इसमें राजधानी का नाम पूछा गया है तो वो जो है हैदराबाद था, लेकिन अब हैदराबाद नहीं है। अब इनकी 3 राजधानियाँ हो गई, अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी और कुर्नूल जो है न्यायिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली क्या है मतलब? तो ए ऑप्शन राज्य, बी संघ शासित प्रदेश और सी स्वायत्त शासी परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की अनुसूची प्रथम के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 67 हुआ, बी 69 हुआ, सी 68 हुआ और डी 70। तो यहाँ पर 69 हुआ संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी को दिल्ली को
देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का मतलब ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी NCR का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया गया है और साथ ही संविधान के आर्टिकल 239 ए के तहत। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में भारत के संविधान के आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन 240 फर्स्ट का अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 240 फर्स्ट का लक्षद्वीप, सी ऑप्शन 240 फर्स्ट का दमन द्वीप और डी है 240 फर्स्ट का पुदुचेरी। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 240 फर्स्ट घा पुदुचेरी। तो यहाँ पर 240 फर्स्ट घा ना होकर 240 फर्स्ट डा होगा, मतलब अंगा जिसको बोल देते हैं हम लोग। तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 240 फर्स्ट गा जो है इस 240 फर्स्ट का में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 फर्स्ट खा में लक्षद्वीप, 240 फर्स्ट गा में दादरा और नागर हवेली और 240 फर्स्ट घा में दमन द्वीप और 240 फर्स्ट अंगा में पुदुचेरी। तो संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति, सुशासन के विनियमन बना सकेगा। विकल्प डी ऑप्शन जो है घा पुदुचेरी दिया गया, जो कि गलत है। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 फर्स्ट गा के तहत दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप को स्थापित किया गया था, और जबकि अनुच्छेद 240 फर्स्ट घा को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? नंबर 1 है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सही है। बी ऑप्शन दिया है दमन द्वीप खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात एक टापू है, ये भी सही है। और यहाँ पे सी ऑप्शन है दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है। और डी है दादर नगर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर जो है गलत पूछा गया है, तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत यानी कि कॉलोनियल रूल के अंतर्गत फ्रांसीसी नहीं था, जबकि वो पुर्तगीज़ थे। पुर्तगीज़ ने दादर नगर हवेली पर 1954 तक जो है शासन किया था, ना कि फ्रांसीसी ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात में दादर नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। तो इस तरह तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है पूछा गया था। तो ए ऑप्शन है 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन और डी 42वें। तो यहाँ पर 35वें संशोधन के अंतर्गत 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे
संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वां संशोधन 1975 के द्वारा 22वां पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत राज्य के रूप में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ये ऑप्शन 34वें, बी 35वें, सी 36वें और डी 37वें। तो यहाँ पर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो मिला था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और जो 35वां संविधान संशोधन था उसमें एक संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? ए ऑप्शन राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके और सी है संवैधानिक संशोधन यानी औपचारिक को समाप्त करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अनुसार राज्यों का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा आर्टिकल 3 के द्वारा संभव है, न कि राज्यों के द्वारा। राज्यों का निर्माण जो है निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 के द्वारा संसद को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग आज करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।